इंटीरियर डिज़ाइन को अक्सर रंग रोगन, स्टाइल, फर्नीचर, आर्ट वर्क, लाइटिंग आदि क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। तो इसी तरह के एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे अन्वय नाइक, उम्र थी 53 साल। मई 2020 में मुंबई के अलीबाग तालुका के काबीर गांव में अन्वय नाइक अपने फार्म हाउस पर मृत पाए गए और वहीं उनकी मां का शव भी बरामद हुआ। इसके बाद अन्वय की 48 वर्षीय पत्नी अक्षिता नाइक ने मामला दर्ज कराया। छानबीन हुई तो एक सुसाइड नोट मिला जिसमें मृतक ने यह आरोप लगाया था कि उसे और उसकी मां को अपनी ज़िंदगी समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अर्नव गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश सरदा के द्वारा 5.40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया और आर्थिक तंगी में आकर वे ये आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और अप्रैल 2019 में यह कहते हुए केस को बंद कर दिया कि उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत आरोपियों के खिलाफ नहीं मिला, यानी कि उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। कुछ लोग इसे यह देखते हुए भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस समय पर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री जो थे वो बीजेपी के ही थे और गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास ही रखा था, तो सरकार के दबाव में आकर के ये मामला दबा दिया गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में फिर से चुनाव हुए और इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आई बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनी और इस सरकार के गठन के लगभग 10 महीनों के अंदर ही अंदर 3 गंभीर मामले सामने आए जिसमें सरकार के निर्णयों ने मीडिया को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया। इनमें से जो पहला मामला था वो था सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी वर्सेस रिया चक्रवर्ती का मामला, जो कि बाद में सुशांत सिंह वर्सेस महाराष्ट्र सरकार मामला बन गया था। दूसरा मामला है कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी का मामला। यह मामला भी सरकार के निर्णयों के बाद और शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए लेखों के बाद सरकार वर्सेस कंगना रनौत मामला बन गया और इसके बाद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सीएम का नाम लेकर के एक वीडियो जारी किया जिससे कि यह मामला सरकार वर्सेस कंगना रनौत बन गया। तीसरा जो मामला है वो है पालघर संत हिंसा बनाम मुंबई पुलिस का मामला और यहाँ पर भी सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाए गए और इन तीनों ही मामलों को रिपब्लिक चैनल ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया और सरकार और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस पर सवालों की झड़ी लगा दी। रिपब्लिक चैनल पर एक डिबेट शो चलता है, पूछता है भारत, और इस 45 मिनट के शो के दौरान जो रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ हैं अर्नव गोस्वामी, उन्होंने सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और ये वीडियो जो है मीडिया पर चर्चित हो गया, वायरल हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जोर में आ गए और उन्होंने अर्नव के खिलाफ कई राज्यों में केस भी दर्ज कराए। अब क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी नहीं, कांग्रेस की सरकार है अभी गठबंधन में महाराष्ट्र में, तो ये मामले चल ही रहे थे कि इसी बीच मई 2020 में अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपने पिता की जो उनकी आत्महत्या का जो मामला था उसकी दोबारा जांच करने की गुहार लगाई और अदन्या ने आरोप लगाया कि अलीबाग पुलिस ने मामले की ठीक तरह से जाँच नहीं की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने नए सिरे से इस जाँच की घोषणा की और 4 नवंबर 2020 को इसी मामले के अंतर्गत धारा 306 लगा करके अर्नव को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया। अब धारा 306 क्या है? जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसकी धारा 306 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उसे दुष्प्रेरित करता है या उसे उकसाता है तो उसे एक अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है, जिसमें कि लगभग 10 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उस आरोपी पर कुछ आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। इसमें कौन से अपराध लागू होते हैं? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना या उकसाना, इसकी सज़ा है 10 वर्ष कारावास प्लस आर्थिक दंड और यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध जो है वो समझौता करने योग्य नहीं है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है वो सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारे इंडिया का 1973 का, उसकी धारा 2C और 2L में दी गई है। अब इस अधिनियम की धारा 2C ये कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वह संज्ञेय अपराध कहलाता है और पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार हैं। और यही 306 का जो मामला है इसमें इसको संज्ञेय अपराध के अंतर्गत ला करके अर्नव गोस्वामी को बिना वारंट के उनके निवास पर जा करके गिरफ्तार कर लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा।
इस पर अर्नव ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ पुलिस द्वारा बदसलूकी के आरोप भी लगाए। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और याद रखनी हैं, वो ये है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पता न बताने पर गार्ड के साथ कथित तौर पर हुई गाली गलौज के मामले पर रिपब्लिक के ही 2 कर्मचारी, संवाददाता अनुज शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट यशपालजीत सिंह, इनको पहले से ही गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन चैनल या इस रिपब्लिक संस्था के द्वारा इस मामले पर कोई भी जोर नहीं दिया गया था। बस एक खबर के तौर पर इसको दिखा दिया था, इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो उन्होंने नहीं दी। और दूसरी बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि रिपब्लिक मीडिया का साथ जो है कुछ पत्रकार अब छोड़ते नज़र आ रहे थे। यानी जैसे कि पूर्व पत्रकार तेजिंदर सिंह बेदी, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक में काम करते हुए उन्हें बहुत जल्दी यह एहसास हो गया था कि लोगों को निशाना बनाने के लिए अर्नव जो है वो पत्रकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा पत्रकार शांताश्री सरकार ने भी इस्तीफ़ा देते हुए जो है चैनल पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। तो जब 4 नवंबर को अर्नव को गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार होने के बाद अर्नव ने मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि अर्नव को निचली अदालत का रुख करना चाहिए। ठीक है, मतलब जस्टिस एस शिंदे और MS कार्निक की खंडपीठ ने यह कहा कि याचिकाकर्ता जो है उसको असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई जो है क्षेत्र है नहीं, कोई मामला है नहीं ये। पीठ ने यह भी कहा कि अर्नव गोस्वामी को जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर सत्र न्यायालय में आवेदन करना होगा और वहाँ से अगर जमानत नहीं मिलती है तो उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर सकते हैं। इस मामले में इसके अलावा और कोई भी अन्य व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं है। तो अर्नव ने फिर अलीबाग सेशन कोर्ट जो है वहाँ पर जमानत याचिका दायर की और इस सेशन कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अब जो है अर्नव गोस्वामी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और इसीलिए अर्नव गोस्वामी ने रुख किया सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्नव गोस्वामी, उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अर्नव को अंतरिम जमानत दे दी। खुदकुशी के लिए जो उकसाया जाने वाला जो आरोप था, अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड, इस आरोप के मामले में अर्नव के साथ जो अन्य जो 2 आरोपी और थे उनको भी जमानत दे दी गई। अब यहाँ पर केवल जमानत नहीं मिली बल्कि शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को भी आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में 2 दिन की देरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो 2 दिन और लग जाते, इसलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है और अब जो है उनको अर्नव गोस्वामी को छोड़ देना चाहिए। अब ये हमें पता होना चाहिए कि पहले अर्नव गोस्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे जिसने कि उनकी सुनवाई को खारिज कर दिया था, उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत याचिका उनकी मान ली है और उनको जमानत दे दी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच बैठी थी और सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता तो वह बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, वरना हम विनाश के रास्ते पर चलने लगेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बेहतर है कि वह मामले के कानूनी पहलुओं पर ध्यान दे क्योंकि यह मुद्दा वहां लंबित है और अंतरिम राहत के बिंदु तक सीमित रहेगा। अग्रिम जमानत के मामलों में भी अदालतें गिरफ्तारी नहीं करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करती हैं जबकि अभियोजन को नोटिस जारी किया जाता है। अब जो अर्नव की तरफ से केस लड़ रहे थे वकील थे जो हरीश साल्वे, उन्होंने जमानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा था कि अर्नव गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं है, उन पर कोई हत्या का कोई आरोप नहीं है, ठीक है, उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। हरीश साल्वे ने तर्क रखा कि आत्महत्या के लिए आत्महत्या करने का इरादा होना चाहिए और यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस मामले में अर्नव गोस्वामी का जो है अन्वय नाइक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह कहा है कि आत्महत्या के लिए इरादा होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है और यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है और सरकार को दोषी ठहराता है तो क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं। वही मामला यही यहाँ पर है कि अन्वय नाइक ने जो है आत्महत्या करी है और उनका जो मामला है वो आर्थिक तंगी का मामला था और इसके लिए आप अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार कर दें क्योंकि उन्होंने उनको दोषी ठहराया है। तो ये मामला अर्नव गोस्वामी के पक्ष में नहीं जाता क्योंकि अर्नव गोस्वामी का कोई उनकी हत्या करने का, आत्महत्या करवाने का कोई इरादा नहीं था।
अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल से पूछा कि एक तो आत्महत्या हुई है और दूसरा मौत का कारण अज्ञात है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी के खिलाफ जो आरोप है वो ये है कि मृतक के कुल 6.45 करोड़ बकाया थे और गोस्वामी को 88 लाख का भुगतान करना था, जबकि एफआईआर ये कह रही है कि मृतक जो है वो मानसिक तड़पन या मानसिक तनाव से पीड़ित था। ठीक है, और साथ ही साथ जो 306 लगाई गई है उसमें तो वास्तविक उकसावे की ज़रूरत है, तब जाके मामला बनेगा। तो क्या एक को पैसा दूसरे को देना है और वह आत्महत्या कर लेता है, तो क्या ये उकसावा हुआ? और क्या किसी को इसके लिए जमानत से वंचित करना न्याय का मखौल नहीं होगा? तो एक तो ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, और यह भी पूछा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो आमतौर पर किसी ठेकेदार को दिया जाता है। यदि किसी ने भुगतान नहीं किया है तो क्या किसी टॉप व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है कि आपने भुगतान नहीं किया है? कोर्ट ने कहा कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। अब कोर्ट ने कहा कि सरकारों को उन्हें अनदेखा करना चाहिए। मतलब जो टीवी पर ताना मारते हैं अर्नब गोस्वामी, इस चीज़ को सरकारों को अनदेखा करना चाहिए। आप सोचते हैं कि वह जो कहते हैं, अब ये जो भाषा देखिए सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि वे जो कहते हैं उससे चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मतलब महाराष्ट्र सरकार सोचते हैं कि वे माने रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी। तो महाराष्ट्र सरकार अगर ये सोचते, महाराष्ट्र अगर ये सोचता है कि अर्नब गोस्वामी कुछ कहते हैं तो उससे चुनाव में कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। उनके इस रिपोर्टिंग को उन्हें अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि आप सहमत असहमत हो सकते हैं, ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर मुकदमा ही लगा दिया। उधर अर्नब के वकील जो हरीश साल्वे हैं, उन्होंने दलील भी दी थी कि इस केस में खुदकुशी से कोई लिंक मिला नहीं है, और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अलीबाग की अदालत ने भी माना कि कोई लिंक नहीं मिला है उस समय पर, और पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पूछताछ में हिरासत तो बिल्कुल नहीं बनती है। यह अवैध हिरासत है जो अर्नब गोस्वामी की हुई थी, अवैध हिरासत है। ये मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का नहीं है। दस्तावेजों से साफ है कि अर्नब ने सबको पैसा चुकाया। अन्वय की कंपनी कई सालों से घाटे में थी। उसने पहले अपनी मां की हत्या की और खुदकुशी की, और नायक ने आर्थिक तंगी के कारण खुदकुशी की। ये खुदकुशी के लिए उकसाने का केस कैसे हो सकता है? ये हरीश साल्वे कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के जो वकील हैं। साल्वे ने यह भी कहा कि खुदकुशी के केस को दोबारा खोलने के आदेश जो है वो डीजीपी या गृह मंत्रालय ने दिए, जबकि यह आदेश जो है ये मजिस्ट्रेट को देना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्नब जो है वो कोलेटरल डैमेज के टारगेट बने हैं। अब हरीश साल्वे कह रहे हैं कि राज्य के तौर पर जो है यहाँ पर इसको दुर्भावना से देखा गया है, जबकि अप्रैल 2019 में ही क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई थी। अब यहाँ तो ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक हैं, उनकी पत्नी के वकील सीयू सिंह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी क्लोजर रिपोर्ट दी ही नहीं गई, जबकि यह अनिवार्य होता है कि पहले शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए। हम मई 2020 तक क्लोजर रिपोर्ट के बारे में जानते ही नहीं थे। सीयू सिंह जो हैं वकील हैं अन्वय नाइक की पत्नी के, और वो ये कह रहे हैं कि हम 2020 मई तक क्लोजर रिपोर्ट के बारे में जानते ही नहीं थे। और हरीश साल्वे के अनुसार और जो पुलिस है उसके अनुसार अप्रैल 2019 में ही क्लोजर रिपोर्ट दायर की जा चुकी है। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वकील, वो है कपिल सिब्बल। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अब तक जो जांच की गई है वह अदालत के समक्ष रखी ही नहीं गई है, और अगर यह अदालत हस्तक्षेप करती है तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। सिब्बल ने कोर्ट के सामने यह कहा कि एफआईआर के आधार पर आप जमानत कैसे दे सकते हैं? एफआईआर सिर्फ एक पहली सूचना है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। जांच जारी है, आज रिकॉर्ड पर सबूत हैं, सबूतों को देखे बिना जमानत दी नहीं जा सकती, और कोर्ट हमें कागजात दाखिल करने की अनुमति दे नहीं रहा है। न्यायिक रिमांड का आदेश है, एक जांच है। तो ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है सब कुछ? सिब्बल ने यह भी कहा कि आप आत्महत्या के मामले का इरादा कैसे तय करते हैं? केवल तथ्यों और सबूतों पर करते हैं। अब यह एक सिद्धांत नहीं हो सकता कि कोर्ट सिर्फ एफआईआर पढ़ते हुए जमानत दे दे। अभी जांच चल रही है, रिमांड का आदेश दिया है। अब अदालत यह नहीं बता सकती कि एफआईआर पढ़ें और देखें कि जमानत दी जा सकती है या नहीं। अब जब आप अभियुक्त की खोज ही नहीं कर रहे हैं तो एक क्लोजर रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है। अब यहाँ पर ये मामला है ही नहीं, क्लोजर रिपोर्ट में अपराधी की खोज ही नहीं की गई है, यानी कि अपराध है लेकिन अभियुक्त की खोज नहीं की गई है। और अब अभियुक्त की खोज हो गई है, इसलिए अर्नब गोस्वामी पर जो है मामला दर्ज किया गया और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप तो उनको जमानत दे रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है?
इधर महाराष्ट्र पुलिस का अपना भी कुछ कहना था। महाराष्ट्र पुलिस ने याचिका का विरोध किया और उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड एकत्र किए हैं और यह क्या निर्धारित करता है कि इस तरह की मौत के मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला माना जाएगा। हम इसी सिद्धांत पर हैं और आपके आदेशों के प्रभाव यहाँ पर जरूर पड़ेंगे। एफआईआर रद्द करने की हज़ारों याचिकाएं दर्ज की गई हैं और इसलिए यह चेतावनी दी गई है कि दुर्लभ मामलों में अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जाए। सेशंस कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है और एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये जो है महाराष्ट्र पुलिस का कहना है। साथ ही साथ पुलिस ये भी कह रही है कि अगर हर आरोपी आता है और कहता है कि एफआईआर से अपराध का खुलासा नहीं होता और जमानत दे दी जाती है तो अदालतों के लिए यह अलग स्थिति होगी और यह आपराधिक न्याय प्रणाली की पूरी योजना को बाधित करेगा। तो यहाँ पर जो हरीश साल्वे हैं, अर्नब गोस्वामी की तरफ से जो वकील हैं, वो उनकी दलीलें अलग हैं। वो कह रहे हैं कि ये गैर इरादतन आत्महत्या का मामला है ही नहीं, ठीक है, उकसावे यहाँ पर है ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने कोई उकसावा नहीं दिया, इसलिए केस ही नहीं बनता उनके खिलाफ। और कपिल सिब्बल का और जो महाराष्ट्र पुलिस है उसका कहना कुछ अलग है। और इस सबके बीच रिपब्लिक मीडिया के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनको जमानत, उनकी जो है याचिका जो है वो मान ली गई है, स्वीकार कर ली गई है और उनको जमानत दे दी गई है और अब वो अपने चैनल पर हैं और अपना जो डिबेट शो जो है वो पूरी तरह से चला रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका जब मान ली गई उनकी, अर्नब गोस्वामी की, और वो बाहर आए तो एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के आदेश के बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट कर दिए कि जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मामले में काम करता है, यही वह समय है जब हमें महात्मा गांधी की फ़ोटो को हटा देना चाहिए और वहाँ पर हरीश साल्वे की फ़ोटो को लगा देना चाहिए। हरीश साल्वे जो है वो अर्नब गोस्वामी के वकील हैं। तो यहाँ पर एक तो ट्वीट ये कर दिया कुणाल कामरा ने, एक और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक फ़्लाइट अटेंडेंट हैं और जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को भी यह नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की तो बात ही नहीं। और इसी तरह के कम से कम 7-8 ट्वीट जो हैं वो कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ या उनके आदेश के ख़िलाफ़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये ट्वीट जो हैं हुए हैं। अब कुणाल कामरा जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और इन्हीं कुणाल कामरा ने 28 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने के दौरान अर्नब गोस्वामी से बदतमीजी की थी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस के साथ साथ कम से कम 4 और एयरलाइंस ने कुणाल कामरा को अपनी एयरलाइंस में 6 माह तक यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद कुणाल कामरा ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो पत्रकार अर्नब गोस्वामी से सवाल करते हुए नजर आए थे। हालांकि पत्रकार मतलब अर्नब गोस्वामी ने उनके सवाल को अनसुना कर दिया था और अपने लैपटॉप में वो व्यस्त रहे थे उस टाइम। इस दौरान कुणाल कामरा ने उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका जो है वो पास हो गई, वो मान ली गई, तो कुणाल कामरा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कुछ 7-8 ट्वीट्स कर दिए और इस ट्वीट्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये हरकत की उसके ख़िलाफ़ कुछ वकीलों सहित कुल 8 लोगों ने कामरा के ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए अटॉर्नी जनरल से उनके खिलाफ़ अवमानना कार्यवाही करने के लिए सहमति मांगी। अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और उन्होंने कोर्ट के बारे में किए गए कुणाल कामरा के ट्वीट्स को न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की सहमति दे भी दी। अब न्यायालय की अवमानना कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अवमानना की याचिका दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति चाहिए होती है उसके लिए, या फिर किसी मामले पर कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर भी क्रिमिनल अवमानना या कार्यवाही शुरू कर सकता है। अब अटॉर्नी जनरल जो हैं ये इन्होंने जिस चीज़ को सहमति दी है, जिस पत्र को जो कुछ वकीलों ने कुणाल कामरा के खिलाफ एक याचिका दायर की है, उसको सहमति जो इन्होंने दी है, इन्होंने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो ट्वीट्स किए गए थे उनमें से 3 ट्वीट्स जो हैं वो सीधे अवमाननापूर्ण हैं और जिसके कारण उन्होंने अवमानना कार्यवाही की सहमति दी है। इसके अलावा जो अन्य ट्वीट्स हैं उनको भी अटॉर्नी जनरल ने आपत्तिजनक मानते हुए कहा है कि इसके बारे में कोर्ट तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ ही साथ कुछ और बातें भी अटॉर्नी जनरल ने की। उन्होंने पत्र में कहा कि आजकल लोग समझने लगे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बेधड़क ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों की निंदा कर सकते हैं, लेकिन संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो अवमानना कानून के अधीन है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग यह समझें कि अनुचित ढंग से और ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से न्यायालय की अवमानना कानून के तहत आपको सज़ा मिल सकती है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब कुणाल कामरा को ये पता चला कि उनके खिलाफ़ जो याचिका दायर की गई थी, जो पत्र दिया गया था, उसको सहमति मिल चुकी है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, तो कुणाल कामरा ने फिर से एक ओपन लेटर लिखा और उसमें उन्होंने अपने ट्वीट्स वापस लेने या माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है मेरा, ऐसा लिख करके ये पत्र उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। ये पत्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील के नाम जो है खुला खत लिखा। इसके जरिए कुणाल कामरा ने कहा कि वह अपने बयानों के लिए माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कामरा ने कहा कि ट्वीट्स में अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये उनके विचारों को जाहिर करते हैं, ये ट्वीट्स जो है मेरे। कामरा ने लिखा कि मेरे विचार नहीं बदले हैं क्योंकि दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को आलोचना से अलग नहीं रखा जा सकता। मैं अपने ट्वीट्स को वापस लेने या उनके लिए माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं रखता। मेरा मानना है कि वे अपने लिए बोलते हैं। कामरा ने लेटर साझा करते हुए यह भी लिखा है कि कोई वकील नहीं, माफ़ी नहीं, जुर्माना नहीं, जगह की बर्बादी नहीं। साथ ही कामरा ने यह भी सलाह दी है कि कोर्ट के समय का बेहतर इस्तेमाल जो है वो नोटबंदी से संबंधित केसों, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता से संबंधित या अन्य किसी सुनवाई में जो है ये समय जा सकता है। आप अच्छा होगा कि मेरे मामले में इस समय को बर्बाद न करें। दूसरे मामले जो हैं उन पर समय और ध्यान ज़्यादा दिए जाने की आवश्यकता है, बजाय कि मेरे केस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इधर जो अटॉर्नी जनरल जो हैं वेणुगोपाल, इन्होंने भी एक याचिकाकर्ता को अपने पत्र में लिखा है, एक पत्र जो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति के संबंध में जिक्र किए गए ट्वीट पर गौर किया और ये ट्वीट जो है वो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि हास्यबोध और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी साफ तौर पर पार कर रहे हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि इसलिए मैं कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी सहमति दे रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अन्य ट्वीट्स भी जो हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक हैं और ये फैसला अदालत को करना है कि इन ट्वीट्स से क्या उच्चतम न्यायालय की अवमानना होती है या नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि आज लोग ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उन्हें जो लगता है उस पर वे मुखरता से और निर्लज्जता से जो वो कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की आलोचना तक कर सकते हैं। तो ये जो एक गलत संदेश आज समाज में फैल गया है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही कामरा के ट्वीट्स का हवाला देते हुए उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि इन ट्वीट्स में उच्चतम न्यायालय इमारत की एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसे भगवा रंग में दिखाया गया है और इमारत पर सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान नहीं है और उसके न्यायाधीश भी नहीं है, बल्कि यह तो सत्तारूढ़ दल भाजपा की अदालत है और भाजपा के लिए है। यही तो आप कहना चाहते हैं। जब आप उच्चतम न्यायालय की इमारत की एक तस्वीर को भगवा रंग में दिखाते हैं और उस पर बीजेपी का जो है झंडा दिखाते हैं, तो इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं। तो इस तरह से जो आपने किया है, मेरी राय में, मतलब जो वेणुगोपाल जी हैं अटॉर्नी जनरल, वो कहते हैं कि मेरी राय में इससे अदालत की अवमानना हुई है और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए जो है मैंने आप पर जो याचिकाएं आपके खिलाफ आई थी उसको मैंने सहमति दे दी है। अब ये हमें आगे देखना है कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर होता तो बहुत कुछ गलत भी है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता को अब जो लोग हैं वे स्वच्छंदता मानकर चलने लग गए हैं कि स्वच्छंदता का मतलब होता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता है कि मैं कुछ भी कहीं भी घूम सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकता मैं बिना ऐसी इजाज़त के। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में जाने की भी कोशिश करता हूँ बिना इजाज़त के, तो वह मेरी स्वतंत्रता नहीं है, वो मैं स्वच्छंदता की राह पर चल रहा हूँ और उसकी फिर मुझे सज़ा मिलेगी। तो कहीं हम स्वतंत्रता की परिभाषा तो नहीं बदल रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। और इस केस का जो फैसला जो भी आएगा आगे और जो भी निर्णयकारी कदम होंगे सुप्रीम कोर्ट के, हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सही फैसले देता है और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सोच विचार करके ही किसी फैसले पर आगे बढ़ता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और देखते हैं कि आगे यह केस किस करवट बदलता है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से संविधान और हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अच्छी परिभाषा के तहत, एक अच्छी व्याख्या के तहत इस कोर्ट के फैसले को देता है। तो मिलते हैं जब भी इसके आगे जो भी चरण होंगे उनके साथ। धन्यवाद।